हमने अक्सर एक कहावत सुनी है और बचपन से सुनते भी आए हैं, और मारवाड़ी में कहावत है कि जो ना देखो जयपुरियो वो जग में आकर के करियो। आज जयपुर का जन्मदिन है। जयपुर आज हमारा जयपुर जो है 298 साल का हो गया है, और इस 298 साल ने इसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। राजाओं के द्वारा बसाया गया जयपुर शहर पूरे विश्व में वास्तु का एक जीता जागता उदाहरण भी पेश करता है। जयपुर में आप किसी भी गली में घुस जाइए, जयपुर आपको मेन रोड पे लेके आ जाएगा। तो इसलिए आज हमारे साथ में है रामू रामदेव, जो राजघराने के चित्रकार भी हैं, और जयपुर की स्थापना दिवस से लेकर उनको पूरी चीज़ों का एक पूरी, जिसको हम कहते हैं जानकारी, वो इनके पास में है। बहुत मुश्किल से हमें मिले हैं, और इनसे आज जयपुर के जन्म से लेकर आज 298 साल तक की जो गाथा है इनसे समझेंगे और जानेंगे। लेकिन साथ में हम ये अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहेंगे, कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं जयपुर की जो बहुत पुरानी भी है। ये जल महल है, पीछे अल्बर्ट हॉल है, ऐसी बहुत सारी पेंटिंग है। लेकिन हम पहले रामू रामदेव जी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे जयपुर का इतिहास। रामू जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जयपुर 298 साल का हो गया, यानी हमारा जयपुर 298 साल का हो गया। जयपुर ने हमें बहुत कुछ दिया है, और जयपुर में हम खेले भी हैं, कूदे भी हैं, जिसको हम गंगा जमनी तहजीब भी बोलते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है। आज 298 साल जब इसकी बसावट हुई थी और आज में क्या फ़र्क है? जिस समय जयपुर बसा था, सवाई जय सिंह जी ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्लान किया था कि 30,000 लोग थे, 3 लाख लोगों के लिए जयपुर बसाने का उन्होंने प्लान किया। उस समय सड़कें बड़ी चौड़ी थी। सड़कों को बनाने के लिए आज अगर आप पुराने आमेर में अगर जाएंगे पीछे के रास्ते से, तो सब पत्थर की गढ़ी हुई सड़कें हैं। समय का दौर बदला, सड़कें चौड़ी हुई, डिवाइडर हुई, डामरीकरण हुआ। ये आधुनिक दौर की कुछ चीज़ें हैं जिसने जयपुर की कई जगह खूबसूरती को बढ़ाया है, तो कई जगह जयपुर का, ये मैं ये कह सकता हूँ कि जयपुर के लिए बहुत बुरा भी हुआ है उसका। जयपुर खूबसूरत की एक परिभाषा एक जापानीज ने मुझे दी थी। सिटी पैलेस में वो घूमने आया था, तो हमने उससे पूछा, वो जनरली जापान का था लेकिन अमेरिका में रहता था, तो हमने पूछा कि तुम्हें जयपुर में आकर के क्या लगा, सबसे खूबसूरत बात क्या है? तो आप सोच नहीं सकते उसने मुझे क्या बोला। उसने कहा मुझे कि मुझे जयपुर का सबसे बड़ा ये लगा कि यहाँ आसमान बहुत बड़ा है जयपुर का, यानी कि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उनकी ऊंचाई एक लिमिट की है। हवा महल से ऊपर आपको जयपुर में पुराने शहर में कोई भी बिल्डिंग नजर नहीं आएगी। अगर सिटी पैलेस के 7 फ्लोर भी हैं तो वो उतनी ऊंचाई पे नहीं है कि जिसको कि हम कह सके हवा महल से भी बहुत ऊपर है। 7 फ्लोर जरूर है। यही वजह रही कि एक समानता पूरे जयपुर में रही, और जयपुर को जो परकोटा सिटी पूरी है उनको बनाने में पूरे सवाई जय सिंह जी को 5 साल के करीब लगे थे। और इसकी खूबसूरती क्या है? 7 गेट सिटी पैलेस के चारों तरफ, और वो सूर्य के 7 घोड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन परकोटे के अंदर 9 चौकड़ियाँ, 9 खंड बने हुए हैं। उन सबका अगर आप पैरामीटर और कुछ चेक करेंगे तो मूलांक लास्ट में 9 ही आएंगे। ये 9 की संख्या जो है वो वैदिक गणित में और हमारे संस्कृत में सबसे बड़ी मानी गई और है भी बड़ी। तो उस 9 अंक को ध्यान में रख करके सारी चीजें निर्धारित की गई। अगर आप छोटी चौपट से चांदपुर जाएंगे तो एक चौराया चौड़ा है, दूसरा सकड़ा है, फिर चौड़ा है, फिर सकड़ा है। तो ये जो नगर नियोजन का जो उनका प्लान था कि उसको हर आम व्यक्ति को एनर्जी बचे, उसकी समय बचे, उसका एनर्जी और समय बचाने के लिए उन्होंने ऊपर मकान और नीचे दुकान, मतलब आपको कहीं मॉल पे या कहीं बाहर जाने के लिए जरूरत नहीं रही।
ये एक रिसर्च करने के लिए बहुत सारे फॉरेनर आते हैं। मैं जो सिटी पैलेस में मैं जब पोतिका ने पूछता हूँ तो बोले बताते हैं कि हमें जयपुर की प्लानिंग का हम रिसर्च कर रहे हैं, और इसी तर्ज पे नई दिल्ली भी बनाई गई, इसी तर्ज पे और भी जगह बनाई गई। लोग बोलते हैं पेरिस, न्यूयॉर्क, हाँ बार्सिलोना, तो वहाँ की बोलो प्लानिंग तो हमारे यहाँ तो सवाई जयसिंह जी ने बहुत पहले प्लान कर लिया था। उसकी सहजता, सरलता और प्राकृतिक के अनुरूप, वैदिक ज्योतिष के अनुरूप, हमारा वैदिक जो साहित्य उसका स्टडी करने के बाद बड़े बड़े विद्वानों ने इसका नक्शा बनाया पूरा। कहते हैं कि सवाई जयसिंह जी जब जयपुर का निर्माण करने का प्लान कर रहे थे तो उन्होंने माता जी से प्रार्थना की थी, आमिर शिला माता जी की, और माता जी ने उन्हें सपने में दर्शन दिया कि तुम मेरे पीठ के पीछे जयपुर बसाओ, कोई जो भी शहर बसाओ मेरे पीठ के पीछे। पीठ के पीछे ही है। तो इससे पहले माता जी का स्थान दूसरी जगह था। मान सिंह जी ने जिस जगह माता जी की स्थापना की थी, आप अभी जो माता जी है उनके समय पूरब की तरफ माता जी की पीठ थी, अब उत्तर की तरफ मुंह हो गया, इसलिए जयपुर इधर पीछे बसाया। जगह ज्योतिषियों ने, वास्तुशास्त्रियों ने जगह बताई कि बोले ये जगह ठीक है, तो बोले माता जी ने कहा पीठ पीछे, तो फिर माता जी का स्थान चेंज किया गया। और आज भी पुराने स्थान पे भी पूजा होती है, लेकिन ये है कि जयपुर माता जी की पीठ के पीछे बसाया गया, जो कि आप देख सकते हैं। हमारा वास्तु कहता है नॉर्थ ईस्ट में पानी होना चाहिए, तो वहाँ उन्होंने जल महल, उसको जल महल का रूप दिया गया। मान सागर थी, मान सिंह जी के समय का बना हुआ था। जब जयपुर बसा तो उसको उसमें जल महल भी बनाया गया, और जल महल बनाने के पीछे मकसद था कि उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए थे, उनमें सबसे बड़ा था अश्वमेघ यज्ञ। और अश्वमेघ यज्ञ किया था पंडितों के नहाने धोने पूजा पाठ के लिए जल महल और उसके आसपास उनके रहने की व्यवस्था की थी। जल महल के ठीक सामने वृहदराज का विग्रह है, बड़ी मूर्ति है। रजवाड़ों के समय में वहाँ संगीन पहरे लगा करते थे, बिना राज परिवार की इजाजत से कोई दर्शन भी नहीं करता। अच्छा। लेकिन अगर आज जाएंगे तो वो अपने वजूद को खोता जा रहा है वो जगह, जिसे परशुराम द्वारा कहते हैं शायद, मेरे ख्याल से परशुराम द्वारा के पीछे है वो, परशुराम द्वारा के पीछे। और उस जगह को बोलते हैं वृहदराज की डूंगरी, और वहीं पर अश्वमेघ यज्ञ किया था। और ये जो विग्रह है वो कोची के किसी महाराजा के पास था। जब जय सिंह जी महाराज ने उनसे रिक्वेस्ट की ये देव, तो उन्होंने नहीं दिया। तब यहां से हिदा मीणा वहां कोची गए, लाव लश्कर के साथ गए, और वहां से पंडितों सहित उस विग्रह को उठा के ले आए। यात्रा निकल रही थी, वहीं से सबको पंडितों सहित विग्रह को जयपुर ले आए। आपने देखा होगा रामगंज के उधर हिदा की मोहनी है, तो वो हिदा मीणा ही थे। अच्छा। जो इस विग्रह को कोची से लेकर यहाँ आए थे जयपुर। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान से ज्योतिषों को, वेदाचार्यों को, पंडितों को, वास्तुशास्त्रियों को बुलाया गया और नगर का पूरा निर्माण कराया गया, और पूरा होने के बाद में अश्वमेघ यज्ञ किया गया था। उसमें रामू जी, क्योंकि जयपुर जो बसाया गया है उस समय जयसिंह जी के दिमाग में, क्योंकि बसावट उनके नाम से ही है, तो क्या दिमाग में चल रहा था? क्योंकि जिस हिसाब से वास्तु के हिसाब से और प्लस अग्निकोण जो हम लोग वास्तु के, हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट, तो क्या इनका शुरू से ही विजन था जयपुर बसाने का, या इनके अचानक ही, क्योंकि आप राज परिवार से जुड़े हुए हैं आप? जैसा मैंने पढ़ा और विद्वानों ने बताया, बहुत सी संगोष्ठियों में हमने भाग लिया, तो वहाँ उन विद्वानों ने बताया कि सवाई जयसिंह जी के समय मुगल दिल्ली व्यवस्था बिल्कुल डामाडोल हो चुकी थी। इवन कि
आमेर को मोमिनाबाद बना दिया गया था। और उस समय सवाई जय सिंह जी ने राजपूत को एक किया, उदयपुर वालों से वैवाहिक संबंध बनाए, जोधपुर वालों से सहयोग लिया और एक राजपूत एकीकरण की नींव रखी और पुनः आमेर को प्राप्त किया। तब उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसा शहर बनाऊं जिसमें सनातन धर्म संस्कृति की झलक नजर आए। इसलिए आपने देखा होगा सूरज पोल से चांद पोल तक या परकोटे के अंदर जितने भी दोनों तरफ मकान नहीं है वो मंदिर है। इसलिए हमारे छोटी काशी कहा गया है इसे। और जयपुर में उन्होंने विश्व का ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसके लिए यहाँ जयपुर में मंदिर या पूजन स्थल न बनाया हो। इवन उन्होंने कल्कि अवतार जो अभी तक नहीं हुए उनका भी मंदिर बना दिया गया सिराडोडी के सामने, जहाँ देवस्थान विभाग का मंदिर है, आप वहाँ दर्शन करिएगा। तो ये उनकी इतनी ज़बरदस्त सोच थी। और हमारी जो सनातन संस्कृति के अंदर जो मुस्लिमीकरण हो रहा था उसका उन्होंने पुरजोर विरोध करना शुरू किया। इसलिए जयपुर में स्थानों के नाम, महलों के नाम शुद्ध हिंदी संस्कृत से जुड़े होते थे। 3 चौपड़े भी है, इनका भी थोड़ा सा अगर उल्लेख। बिल्कुल। तो उनका ये था कि यहाँ धर्म, शिक्षा, विज्ञान, ज्योतिष, खगोल, इन सब का विकास कैसे हो। जो लोग जयपुर में आए वो कुछ समझ के जाए, कुछ देख करके जाए। उन्होंने पूरे विश्व से विद्वानों को भी बुलाया जयपुर और एक ऐसे नगर की स्थापना की जहां इस तरह की जितनी विधाएं हैं वो अपना परचम फहरा सके। छोटी चौपड़ पर उन्होंने सरस्वती यंत्र स्थापित किया, जो एजुकेशन के नाम से वो वहाँ सब एजुकेशन का काम होता है, शिक्षा का काम होता है। माँ सरस्वती शिक्षा की देवी है। बड़ी चौपड़ पे उन्होंने माँ लक्ष्मी का यंत्र स्थापित किया, जो व्यापार, धन, संपदा की देवी है, वैभव की देवी है, जो कि आप देखते हैं वहाँ व्यापार होता है। और रामगंज में माँ काली का यंत्र स्थापित किया था, जहाँ उनके जितने भी जागीरदार थे, ठिकानेदार थे, फौज थी, वो उस एरिया में रहा करते थे। वो शक्ति का परिचायक है। इन तीनों के बाद में जयपुर के जो दरवाजे परकोटे बने, परकोटे में आपको मैंने बताया था 7 गेट हैं, सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, 9 खंड हैं, 9 खंडों के 9 ग्रह के हिसाब से वो रखे हुए हैं। और सिटी पैलेस को भी 7th फ्लोर में बनाया उन्होंने। अच्छा रामू जी, क्योंकि आपने बहुत बारीकी से जयपुर के स्थापत्य का वो दिया, लेकिन आज अगर हम आज की बात करें तो जयपुर यूनेस्को की लिस्ट के अंदर में हेरिटेज संरक्षण के रूप में जाना जाता है, खासकर हवा महल और जयपुर शहर को भी। लेकिन क्या लगता है आज जयपुर के जो लोग हैं वो शायद जयपुर का जन्मदिन तो मना रहे एक दिन के लिए, लेकिन जिस प्रकार से जयपुर छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ पे पोस्टर लगा लगा के जो बदरंग कर दिया है, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट पैलेस वही है हवा महल देखने के लिए, तो क्या लगता है कि सरकार हेरिटेज को बचाने में नाकाम, जो जयसिंह जी का सपना था उसे कहीं धीरे धीरे खो तो नहीं रहे हम लोग? बहुत पिंक सिटी कहा जाता है। गंभीर आपका प्रश्न है और इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जयपुर का जुड़ा हुआ आम नागरिक है, उसको सजग होना ही पड़ेगा। ये जो बैनर लगाते हैं, जो हमारे विरासत को ठेस पहुंचा रहे हैं, उन्हें नष्ट कर रहे हैं, उन्हें तोड़ करके नए कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, इन पे रोक लगनी बहुत ज़रूरी है। और सरकार के नियम भी हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि परकोटे से 5 मीटर दूरी पर लोग रहें, लेकिन आप देखिए
2 मीटर तक तोड़ के अंदर तक लोग चले गए। 5 मीटर तो दूर रहना अलग बात है, बस परकोटे को तोड़ के उनमें कमरे बना दिए गए। तो ये सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। आज हमारा जयपुर पर्यटन क्षेत्र में पर्यटकों के लिए एक आदर्श स्थान है, लेकिन उसको हम कब तक कायम रख सकते हैं? हम आने वाली जनरेशन के लिए कब तक उसे बचा के रख सकते हैं? ये थोड़ा गंभीर प्रश्न है और इसमें सरकार का ही अकेले का काम नहीं है, ये जन का काम है कि उसे हमारी विरासत को बचाना, जिसको जयपुर से प्यार हो, और जिसको जयपुर से प्यार और जो जयपुर से जुड़े हुए हैं। और ये जयपुर एक ऐसा है कि इसमें जो भी बाहर से आया है वो पनपा है। मेरा अगला सवाल यही। और ये कहावत भी है कि अंडे जायोड़ो कौन पनपे आयोड़ो पनप जाओ छे। तो ये जो, और जायोड़ा मतलब जो यहाँ पैदा हुआ पीढ़ी दर, आप पुराने मकान शहर में जाके देखेंगे तो वो किराए से ही काम चला रहे हैं। सही बात है। बिल्कुल, जो मकान मालिक हैं वो उसने एक पोर्शन किराया दे दिया, नीचे का पोर्शन किराया दे दिया। अब एक मकान में 4 बेटे हुए तो 4 हिस्से हो गए, चारों बेटे के 2-2 हो तो, और तो अब ये एक कमरे तक स्थिति आ गई। लेकिन ये कब तक? जो किराएदार है वो फ्लैट का मालिक बन, वो उन्होंने हम भी जोधपुर से आए हैं, 30 साल हो गए राज परिवार से जुड़े हुए हैं। हमने भी किराए का जो मकान हमने लिया था, अब तो वैशाली में बना लिया हमने भी, लेकिन आज उस मकान को तोड़ दिया गया और जिसने भी खरीदा उसको मॉल बना लिया। तो ये एक शहर की गलियों की खूबसूरती है, वो खत्म होती जा रही है। और आप देख रहे होंगे जिस जगह कोई किराएदार नहीं है, मकान मालिक यहाँ रह नहीं रहा है, वो बाहर चला गया, उसकी देख रेख नहीं हो रही है, तो वो जर्जरी स्थिति में हो गए, तो सरकार उसे तोड़ रही है क्योंकि वो और लोगों को नुकसान पहुंचाए। तो ये देख रेख और उसे संवारना, संरक्षण देना, ये हम सबका काम है। एक बिल्कुल छोटा सा एक सवाल, क्योंकि पिंक सिटी के नाम से फेमस है, देश दुनिया बाहर के अभी जिला राष्ट्र अध्यक्ष आए, मोदी जी के साथ रोड शो किया, हवा महल के नीचे बैठ के चाय पी, तो पिंक सिटी अपना कहीं स्वरूप खोते तो नहीं जा रही है? क्योंकि कलर लोगों ने अपने मन के हिसाब से अलग अलग, हल्का सा भी शेड ऑफ एड हो गया तो पूरा रंग रूप भी बदल गया। बिल्कुल, इसके लिए सरकार भी बहुत गंभीर है। अभी हवा महल का रिनोवेशन हुआ था, कलर हुए थे, तो मुझे बुलाया गया, मुझे कलर की टोन दिखाई गई जिससे मैं संतुष्ट नहीं था। फिर हमने बताया कि ओरिजिनल रंग है वो है टेराकोटा, या हम कहते हैं गेरू हुआ, गेरू से ही वो कलर बना हुआ है, और उस गेरू को आप किस रूप में फिल्टर करते हैं वो है। हवा महल के सामने मंदिर है, प्राइवेट लोगों के होटल्स है, स्कूल मानक चौक स्कूल है, खंदे पे दुकान है, वहाँ से लेके 5 तरह के आपको कलर नजर आएंगे। वो विडंबना है। सरकार को इसके लिए भी एक सबको पाबंद करना पड़ेगा कि अगर कलर करना है मेन रोड पर, पहले भी हुआ था इस तरह, नियम भी है कि कलर एक जैसा होगा पूरे जयपुर का। और मैं जब छोटा था मुझे याद है उस समय पूरे जयपुर का रंग रोगन किया गया था और वो सरकार द्वारा किया गया था, और उसमें कुछ पैसा जो मकान मालिक है या मंदिर के महंत है उनसे भी लिया गया था। रामू जी, क्योंकि आपने बिल्कुल सरकार की बात की है, क्योंकि जो सूबे की उप मुख्यमंत्री है वो भी राज परिवार से ही आती है और जयपुर की राजकुमारी भी हैं और टूरिज्म मंत्री भी हैं, तो उनके जहन में कुछ जयपुर को वापस वही पुरानी कल्पना का लाने का विचार है, पिंक सिटी को। बिल्कुल, उनमें भी है, और जयपुर राज परिवार इसके लिए बहुत गंभीर है। इसके लिए आप देखो हर साल सिटी पैलेस में एक वर्कशॉप लगाया जाता है जिसमें फ्रेस्को कैसे बनाई जाए, उसकी क्या विधान है, चूने को कैसे तैयार किया जाए, चूने को कब ठंडा किए, कैसे उससे आराइश की जाएगी, फ्रेस्को पेंटिंग करने के क्या तरीके हैं, ये हम नवांकुरों को सिखाते हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये थे रामू रामदेव जी, और इन्होंने जयपुर की वो बारीकियां बताई शायद हमें भी नहीं पता थी, और जयपुर की स्थापना कैसे की गई, क्यों की गई, क्या कल्पना रख के की गई। उस वक्त राजा जयसिंह ने शायद परिकल्पना की थी और उसको साकार रूप दिया। लेकिन आज जयपुर का 298वां जन्मदिन है,
जयपुर शहर मेरा है। और इनकी रामू रामदेव जी की एक अपील भी है कि शहर को जो यूनेस्को की सिटी के अंदर में इसे दर्ज किया गया है, जिसका संरक्षण किया गया है, उसे साफ सुथरा रखे, बेदंग ना करे, बेराग नहीं करे। कारण उसका यह है, लोग अपने प्रचार के लिए जयपुर के स्वरूप को धीरे धीरे बिगाड़ते हुए दिख रहे हैं। पिंक सिटी कलर को लेके भी इन्होंने हमें जानकारी दी, और खासकर हमें जो जानकारी दी वो जयपुर की 3 चौपड़ों को लेके की, कि जहाँ पे सरस्वती का निवास है छोटी चौपड़ कहा जाता है, जहाँ लक्ष्मी का निवास है उसे बड़ी चौपड़ कहा जाता है, और जहाँ काली का निवास है वहाँ रामगंज चौपड़ कहा जाता है। और तीनों का काम अलग अलग है। शायद आप लोगों ने गोविंदा और शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म देखी होगी, जिसमें गोविंदा गाना गाता है, एक दिन मैं भी गई थी जौहरी बाजार में। तो जो बड़ी चौपड़ है वो लक्ष्मी का वैभव को दर्शाता है कि सारी जयपुर के जौहरी जवाहरात का काम वहीं से करते हैं। लेकिन अब जयपुर वालों को सोचना पड़ेगा, जिस जयपुर का बर्थडे वो एक दिन के लिए मना रहे हैं, उसे अगर साल भर मनाए तो शायद जयपुर के लिए जो अपनी विरासत को धीरे धीरे खोता जा रहा है वो शायद वापस पाने में कामयाब हो। मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।